हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे अपनी उसी सीरीज को, आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है टारगेट सीटेट की सीरीज के बेसिस पे, और सीडीपी के नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज को, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आपने कंप्लीट सीडीपी का एक पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मैं उसमें आपके लिए बिना कोई समय वेस्ट किए आपके लिए पूरे का पूरा सिलेबस कवर करता हूं, एंड विद एमसीक्यूज होते हैं। एंड उसके लिए पहले आप डेमो लेक्चर भी ले सकते हैं। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जिस भी आपने टीटी के लिए वो डेमो लेक्चर लेना है, मींस उसका पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो इनमें से उसके लिए आप कर सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन योर पेड कोर्स। ओके, तो टारगेट सीटेट के बेसिस पे लेक्चर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे बिना समय गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्याजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट। तो समझ गए होंगे आप कि जो पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो इन्होंने बताई थी, चार स्टेजेस की बात की थी, चार जो स्टेजेस थी कोग्निटिव डेवलपमेंट होने की बात की थी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट उन चार स्टेजेस में से होकर के गुजरता है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की हुई थी। एंड अगर उसमें हम समझे भी तो इन चार स्टेजेस के लिए इन्होंने बात जो अपने समय अपने से पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इज नॉट, एक्चुअली में यहाँ पे इज नॉट आना चाहिए, तो इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, मींस तीन ऑप्शंस तो राइट होने वाली है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए। कौन सी तीन ऑप्शंस राइट होंगी एक के अलावा? तो हम इसमें देखते हैं, और ईगो सेंट्रिज्म तो बिल्कुल राइट है ना। अहम केंद्रिता बच्चे में होती है, बच्चा स्वयं में मस्त रहना वो एक बात है, मैं मेरी भावना होना उसमें वो एक बातें होती हैं, तो ये तो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक। और वैसे भी आप जानते होंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 टू 7 ईयर की है। आगे देखेंगे एनिमिज्म। एनिमिज्म भी बिल्कुल पाया जाता है, जीवात्मवाद, जहां पे आप बात कर सकते हैं कि बच्चों में संजीव और निर्जीव में डिफरेंस करने की योग्यता नहीं होती, तो वो एक बात है। इरिवर्सिबिलिटी भी बच्चों में पाई जाती है, जहां पे अगर हम बात करें कि वो अप्रतिवर्तता देखने को मिलती है, वो किसी कार्य को प्रतिवर्तता के रूप में नहीं कर पाता, बस वो अप्रतिवर्तता के आधार पर भी करता है। मीन्स किसी कार्य को रिवर्स नहीं कर पाएगा, बस उसको सीधा ही कर पाएगा। और आगे हम बात करें कंजर्वेशन बच्चे में नहीं होती, तो यही एक इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या है। समझने वाली बात है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया होगा आपने। और देखो वैसे भी ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो अच्छे से क्लास लगाया कीजिए अपनी, और प्रॉपर अपने जो है चैप्टर्स को कवर किया कीजिए, और अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो समान शिक्षक शैक्षिक अवसर, इसके बेसिस पे आपने इन चार ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन बतानी होगी। फर्स्ट है, सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ओके, नेक्स्ट है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट है कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी जो है समान शिक्षा प्राप्त करें। ओके, लास्ट है कि समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। देखो प्रॉब्लम अभी आपके माइंड में उत्पन्न हो गई होगी, शंकाएँ आपके मन में बिल्कुल उत्पन्न हो गई होंगी, और उसका सॉल्यूशन करना तो मेरा फ़र्ज़ है ही। देखो, यहाँ पे अभी आपको ना 2 से 3 आंसर लग रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत हैं, जो आपको लग भी रहे हैं। मैक्सिमम केस में ये होता है जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं सभी के सम्मुख। देखो समझने की कोशिश कीजिए, समान पद्धतियाँ आप सभी के लिए बिल्कुल, ये पहली पॉइंट ना बिल्कुल राइट था कि बिना किसी भेद के आप समान पद्धतियाँ रख दीजिए। देखो, बिना किसी भेद तक तो बात ठीक थी, बट जब आप समान पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप गलत की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि समान पद्धति आप नहीं रख सकते सभी के लिए। यही तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि आप सभी के लिए एक सेम अरेंजमेंट नहीं कर सकते, उनको एक सेम प्रकार से आप टीच नहीं कर सकते। यही थी इसमें एक जो है प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैं इस ऑप्शन को तो गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, एक बार इसको राइट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि किसी भी जाति, पंथ, रंग या क्षेत्र या धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। देखो प्रॉब्लम फिर से तो वही आ गई, समान शिक्षा। देखो मैं आपसे डिफरेंट हूं, आप मेरे से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर एक बच्चे में देखने को मिलेंगे मिलेंगे। तो उस एक वजह से आप सभी को समान शिक्षा नहीं दे सकते। और लास्ट में भी तो यही बात बोलेगी कि समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। देखो ये यही तो प्रॉब्लम थी तीनों में। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो राइट कौन सा रहा? सेकंड बिल्कुल एक राइट ऑप्शन था। एंड मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट इससे पहले बहुत डाउट होंगे आपके। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो
एडोलसेंस स्टेज के ड्यूरिंग अपनी को बतानी है यहाँ पे कि वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फर्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, सेकंड है अपने साथियों से समायोजन करना, थर्ड है अपने माता पिता से समायोजन करना, या लास्ट है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से जो उनके रिगार्डिंग उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वहां पे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आप बोल सकते हैं जो सोशलाइजेशन इज या सोशलाइजेशन मीन्स। तो फर्स्ट है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन मीन्स एडेप्टेशन एंड जो है समायोजन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। थर्ड है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना वैसे ही। नेक्स्ट है समाज में बड़ों का सम्मान करना, नहीं मीन शिक्षा के संदर्भ में पूछा है उन्होंने, ये नहीं है कि ये सोशलाइजेशन के बेसिस पे नहीं आएगा, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है कि व्यक्ति जो अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कर पाए, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, children in primary schools follow which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg। तो बात बताई जा रही है कि जो प्राइमरी मींस पूछी जा रही है यहां से आपसे कि जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो इनमें से जो है लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेजेस की जो है मोरालिटी अपनाते हैं, तो वो एक बात की जा रही है। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जिसको हम व्यक्तिगता और आदान प्रदान बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम सेकंड एक और नेम से भी जानते हैं इस स्टेज को, गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, और लास्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ये तो देखो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो थी फिफ्थ स्टेज और ये तो आफ्टर एडोलसेंस देखने को मिलती है अपने को, तो इसमें तो नहीं आने वाली। तो इसमें ना पहली बात तो ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बच्चा यहाँ तो पनिशमेंट से बचने के लिए नैतिकता अपनाता है या फिर किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए, और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज बिल्कुल राइट है, अपने फायदे को महत्ता देते हुए किसी और के पर्सपेक्टिव को छोड़ता हुआ एंड एक्सचेंज करता हुआ जो नैतिकता अपनाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट ए एंड बी जो यही ऑप्शन अपने लिए राइट होने वाली है। नेक्स्ट है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो समझने की बात यह है कि विकास में वृद्धि, तो विकास में अगर वृद्धि हो रही है मीन सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट में ग्रोथ होने की बात की जा रही है, तो उससे क्या अर्थ होगा। फर्स्ट है क्या उसमें ज्ञान की वृद्धि के आधार पर आप लेंगे, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है आकार सोच और समझ कौशलों में वृद्धि, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन है वही एक जो है सबसे एक जो है राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे जो है क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेवंथ क्वेश्चन है अभी अपने पास, प्रोजेक्ट शिक्षण जो है विधि किस से संबंधित है ये आपको बताना है। तो वो चार ऑप्शंस आपके पास जो है स्क्रीन पे हैं, अभी इनमें से आपको देखना है। तो फर्स्ट है विलियम मैकडूगल, सेकंड है आपके पास H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, थर्ड है फ्रोबल फ्रेडरिक फ्रोबल, और लास्ट है किलपैट्रिक। इन चारों में से आपको एक राइट आंसर करना है। तो जानते होंगे जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक के साथ ही लिंक होता है। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। तो देखते हैं इसके लिए, द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज गिवन बाय, फर्स्ट इज हल, क्लार्क लियोनार्ड हल, सेकंड वन इज थॉर्नडाइक, थर्ड इज स्किनर एंड लास्ट वन इज वाटसन। तो देखो ये जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है ना प्रोग्राम्ड लर्निंग का, 2 से 3 बार पीएस सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा था इसने। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो बीएफ स्किनर ही एक राइट ऑप्शन है जो प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, फेसबुक का पेज भी लाइक कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो करके रख सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहें। आगे बढ़ेंगे, उन सभी का ना जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पे जो पेज है उस सभी का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक आयु या मेंटल एज के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या बिने। तो जानते होंगे आप 1908 की बात है, 1908 की बात है जब अल्फ्रेड बिने ने मेंटल एज के कंसेप्ट का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। फर्स्ट है हाई हाई सेल्फ एफिकेसी,
सेकंड है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस, थर्ड वन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंसाइटफुली, एंड लास्ट वन इज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस। तो इन चारों में से आपने जो है एक बात बतानी है, इनमें से कौन सी एक जो है ऑप्शन राइट नहीं है। तो इसमें से आप जो देख पा रहे हैं, देखो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल रॉन्ग है कि बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस होना ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इनकी जो बिलो एवरेज ये सबसे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बिलो एवरेज उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होंगी, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है गिफ्टेड बच्चों के लिए। एमआर के लिए तो आप बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट है 8 years old सुधीर हैज मेंटल एज ऑफ 10, कि 8 वर्ष का जो एक सुधीर है उसकी मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है। व्हाट इज हिज आईक्यू, उसका आईक्यू क्या होगा? तो इसके रिगार्डिंग आपने जो है बताना है। फिर देख लेते हैं हम भी कैलकुलेट करके क्या उसका आईक्यू हो सकता है। देखो समझते हैं इस बात को, हमें पता है कि आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, यही है ना। तो इसी के रिगार्डिंग आप इसी से आप फिर कैलकुलेट करेंगे। तो एम में आपको अभी पता है उसकी 8 वर्ष है, सी ए कितनी है 10 इयर्स, एंड इंटू 100 जब इसको आप कैलकुलेट करके देखने वाले हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 80। एक्चुअली एक्चुअली ओ हो चलो कोई बात नहीं है, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। मेंटल एज थी उसकी 10 इयर्स है ना, चलो चेंज कर देते हैं। आईक्यू अभी कौन सा हमने आंसर लगा दिया। तो इसके लिए अभी आप देखेंगे ना ऐसा ही कुछ है। तो उसके मेंटल एज है 10 इयर्स, एंड अगर हम देखें उसके रिगार्डिंग तो उसकी जो है बताई जा रही है कि उसकी जो सीए है वो है 8, और इसको जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे ये 5 पे कट हो जाएगा, ये 4 पे कट हो जाने वाला है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 25 तो आंसर आ जाने वाला है 125। ओके डन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और भी, इससे एक्स्ट्रा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये है, पूछता है कि आप बता दीजिए कि 125 कैटेगरी वाला कौन सी श्रेणी में होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी होंगी, जैसे कि मान के चलते हैं गिफ्टेड है, सुपीरियर है और एक एमआर है, तो उसमें से सुपीरियर होने वाला है। तो ये आप समझ गए होंगे। और टर्मन का टेबल आपको जरूर से ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला भी टर्मन का ही है अकॉर्डिंग टू लुइस टर्मन। नेक्स्ट है 140 से अधिक जो है बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में आप रखने वाले हैं? जिनका आईक्यू 140 से ज्यादा होगा, 140 प्लस आईक्यू होगा। अभी भी मैं बात करके भी हटाऊं तो इसके लिए हम सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट इसके लिए कि हम उन बच्चों को गिफ्टेड बच्चों की श्रेणी में रखने वाले हैं जिनका आईक्यू 120 प्लस 140 प्लस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल, मींस बच्चों के पास जो है एक समर्था है, बात की जा रही है, और बच्चों के पास जो समर्था है टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग, कि बच्चों के पास ये जो एक समर्था है वो कि वो जो है नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, मींस एक नए ज्ञान की संरचना कर सकते हैं, एंड उससे अर्थ भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ, तो इस एक दृष्टिकोण से टीचर का एक क्या रोल होना चाहिए, टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? फर्स्ट है कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर, सेकंड है फैसिलिटेटर, थर्ड है डायरेक्टर, एंड लास्ट वन इज नेगोशिएटर। तो समझ गए होंगे आप, फैसिलिटेटर वो एक भूमिकाकार या एक जो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रकार की भूमिका जिसमें अगर हम बात करें तो जो टीचर है वो एक अहम रोल प्ले करता है। क्लास में तो होता है अहम रोल, ऐसा नहीं है कि बस वो सारी की सारी भूमिकाएं निभाएगा, ऐसा नहीं है। मींस अहम रोल उसका तब होगा जब बच्चों को हेल्प की जरूरत होगी, अदरवाइज वो क्लास में मौजूद तो होने वाला है बट जब बच्चों को हेल्प चाहिए होगी तभी करने वाला है, तो वो एक बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं, तो चिंतन के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? फर्स्ट ऑप्शन पियाजे, सेकंड है चोम्स्की, थर्ड शर्ली, एंड लास्ट वन इज वाइगोस्की। तो इसके रिगार्डिंग राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट है एस ओ आर इज प्रपोज्ड बाय, समझ लीजिए इस बात को। देखो एस से क्या, एस से है स्टिमुलस, एस आर की बात तो आपको पता होगी, एस होता है स्टिमुलस और एक होता है रिस्पॉन्स, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, भली भांति मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग तो आप भली भांति जानते होंगे। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हमें नहीं पता है, उत्तेजक से आती है अनुक्रिया, ये बात करते थे एडवर्ली थॉर्नडाइक। और यहाँ पे एक नया जो कंसेप्ट है ना वो क्या, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, मींस ओ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो वह जीव
जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो स्टिमुलस जब इस जीव के सामने आएगा तो स्टिमुलस क्या वो जीव क्या करने वाला है, वो जीव करेगा रिस्पॉन्स। तो इसी के संदर्भ में अगर हम समझे भी, तो ये आपको सिंपल सा इसका फंडा कि आपको बताना है कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो एक राइट आंसर है वाटसन। वैसे पहले बताया जाता है कि वुड्सवर्थ ने बात की थी और फिर वाटसन वो उनका ही कंसेप्ट था सारे का सारा, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बाकी फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने सीडीपी का पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेड कोर्सेज जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों के दोनों अच्छे से आपके लिए कवर होते हैं। एंड मैं इसमें 1500 के नियर अबाउट एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा रहा हूँ इनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप अच्छे से इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए अपनी सीडीपी की प्रेपरेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एंड एक ओपन चैलेंज है कि ऐसी प्रेपरेशन सीडीपी के आपको कोई भी नहीं करवाने वाला जितनी विस्तार से आपकी मैं प्रेपरेशन करवाने वाला हूँ। बाकी पहले आप डेमो लेक्चर लीजिए, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिए। हमारी टीम आपको जितना जल्द हो गई वो आपको डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड करेगी। बाकी ज्यादा अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको मिलती रहें। एंड बिल्कुल जो अपनी जल्द ही पीएस सेट के लिए भी एक फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एंड पीएस सेट के भी पेड कोर्सेज जल्द से लॉन्च होंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी। सीडीपी के तो चल ही रहा है। तो इसीलिए टेट बजर के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।